यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का बढ़ता कंपटीशन, आप सभी लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आता होगा, बट क्या एक्चुअली में आपने कभी एनालाइज किया है कि कितने परसेंट रिजल्ट इस बार ही गया, या कितने परसेंट बच्चे हैं जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अगर आप लोग नोटिस करें तो इस बार 2024 के अंदर सबसे पहली बात तो 2 बार एग्जामिनेशन हुए, रीनेट एग्जामिनेशन हुआ, तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बड़े ही होंगे। तो 11 लाख लोगों ने इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया था। तो आप लोग अगर दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप लोगों के मन में है कि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कभी देने वाले हैं, तो क्या आपने सोचा है कि कितने परसेंट बच्चों के साथ में आप लोगों का कंपटीशन है, या कितने परसेंट उसमें से निकल के नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं? तो आज आप सभी लोगों से मैं इस वीडियो के अंदर यही चर्चा करने वाली हूँ। हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, पर प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप जो उस ब्रीड है, जो उस कंपटीशन का पार्ट है, उसमें से कितने परसेंट में आप लोगों को आना है, आपका टारगेट क्या है, एम क्या है। जब तक टारगेट डिसाइडेड नहीं होगा, एम में क्लैरिटी नहीं होगी, और अगर एम में क्लैरिटी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। सो बेसिकली आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी प्रिपरेशन में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और हर बार मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ परसेंटेज वाइज क्या आपका डिवीजन रहता है। तो अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर आते हैं। जेआरएफ अड्डा आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का सोल्यूशन लाता है। लगभग 13 सब्जेक्ट्स हैं जो इस वक्त आपको जेआरएफ अड्डा पे मिलते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो, जिसमें हम आप लोगों को हैंडबुक्स के साथ साथ आप लोगों की टेस्ट सीरीज मिलती है, आपके साथ में स्टडी क्विजेज होते हैं। एवरी टॉपिक कंटेन्स एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस जो आप लोग सॉल्व करते हो उसी क्लास के तुरंत बाद। लाइव क्लासेस तो मिलती है, जो क्लासेस लाइव हो गई और अगर आप आज से शुरू करते हो तो वो जो पिछली क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलती है। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन किसी भी एक बच्चे के लिए जेआरएफ अड्डा पे लेके आने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज़ ऑलवेज अबाउट दी इंटेंट। इंटेंट यही है कि किस तरीके से हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर पर्सनैलिटी ड्रिवन प्रिपरेशन लेके आ सकते हैं। बिकॉज यू बिकमिंग अ एजुकेटर, आप टीचर बनने के लिए यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो खास तौर पर बात होनी चाहिए जो एक प्रोफेसर के अंदर होती है। इस सारी चीज़ों को क्यूमुलेट करके लेके आते हैं। और अभी जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप सब लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा पर टेस्ट सीरीज नई लॉन्च हुई है, तो आप लोग केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिपरेशन को चेक करना कि आप किस लेवल पर हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने टाइम में अटेम्प्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पढ़ते बहुत है पर हम एप्लीकेशन पे भूल जाते हैं कि एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, पेपर सॉल्व करना, ये एक डिफरेंट आर्ट है और इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि एक आर्ट है, बिल्कुल वैसे ही एक कला है अपना एम में क्लैरिटी लेके आना। ये क्लैरिटी आप थोड़ा सा साइंस लगा के यहाँ पर यूज़ करिएगा। 11 लाख के लगभग इस बारी फॉर्म फिल हुए थे। बच्चों ने जब एग्जामिनेशन दिया तो लगभग 53,000, 50,000 से थोड़े ज़्यादा, लगभग आप मान लीजिए कि 50 to 54,000 बच्चे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट इस बार क्वालिफाई किया है। ये नंबर ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ कंपेरेटिवली उनके अंदर जो आमूमन करते थे यूजीसी नेट, क्योंकि इस बार जेआरएफ का जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अगर बात की जाए, जैसे मेरे सब्जेक्ट है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्टोरिकली हाईएस्ट कट ऑफ गई है अब तक की। 10 साल में इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई जितनी की इस बार ही गई है रीनेट एग्जामिनेशन के बाद में। जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर 218 नंबर लाने पर जेआरएफ हुआ, यानी जो बच्चा 300 में से 210 नंबर, 215 नंबर भी लेके आया उसका भी जेआरएफ नहीं हुआ है। इसी वजह से जेआरएफ जो 1% होते थे वो अब गिर के मात्र 0.5% पर रह गए। ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। लगभग 4,900 कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इस बार 11 लाख में से क्वालिफाई किया जेआरएफ। तो लगभग आप मान लीजिए कि 53,000 के आसपास और लगभग 4.9K के आसपास इस बार जेआरएफ हुए और नेट हुए। यानी कि अगर मैं इन टोटलिटी एक आसपास का थोड़ा सा नंबर लेके कोशिश करूं तो लगभग 4.6% या 5% के आसपास, 5% से कम ही इस बार यूजीसी नेट का रिजल्ट गया है। यानी जितने बच्चे अपीयर किए थे उसमें से 5% बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई किए, लगभग। ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। और अगर नेट की मैं बात करूँ जेआरएफ की, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले बच्चे 1% से भी कम गए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर से ज़रूर बात करिएगा। मैं भी कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसे वीडियोस बनाती हूं, बट आप इमेजिन करके देखिएगा कि ये आपका कंपटीशन है। अगर आप लोग ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन जो एक अकेडमिक एग्जामिनेशन है, इससे जॉब तो लगती नहीं है, तो ऐसा है वैसा है, बट दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जो आप लोग हमारे देश में देखते हो। और उसका रिजल्ट, उसका वो प्रमाण है
कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आप लोगों का प्रमाण है कि इतना ही रिजल्ट इसका जाता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अगर आप लोगों के थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लेके आनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट स्कोर कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो करते हैं पर प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ समझते नहीं है कि बहुत ज़रूरी है कि अपना एक स्कोर, अपना एक टारगेट स्कोर आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। आप लोगों के लिए अगर आप लोगों का इस बारी का कट ऑफ 200 गया है तो आप लोगों को 10 नंबर ज़्यादा लेके चलना है। जैसे 218 लेके गया है तो मैंने 230 का टारगेट बनाया है जो मुझे रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस के लिए। ऐसे ही आप सब लोग भी अपने अपने सब्जेक्ट का टारगेट जो है वो ज़रूर नोट डाउन करिए और उसे लिख लीजिए एक जगह। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन से सब्जेक्ट से हो और कौन से सब्जेक्ट के कितने टारगेट आप लोगों ने स्कोर किया है। जब आप टारगेट स्कोर बना लो तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का डिवीजन करिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा ज़्यादातर बच्चे इस बार जो JRF क्वालिफाई किए हैं वो बच्चे हैं जिनका पेपर 1 में उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करी है। मैंने जितने भी बच्चों से बात करी, ज़्यादा बच्चों का मैं इंटरव्यू नहीं लेती हूँ क्योंकि ऐसे ही मतलब मन नहीं होता है। मैं बच्चों से ऐसे फेस टू फेस बात करना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी मुझे लगती है तो मैं यूट्यूब पे उसे डालती हूँ। बट जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात करी है, यकीन मानिएगा ज़्यादातर बच्चों का ये पॉइंट रहा कि पेपर 1 में जब उन्होंने मेहनत करी या पेपर 1 के अंदर उन्होंने जब एक्स्ट्रा स्कोर करना स्टार्ट किया तो उनकी जो नंबर है उसमें उनको एक इंक्रीमेंट मिला। अपना नंबर कैसे इंक्रीज करना है ये डिसाइड करिए। एक फिक्स क्राइटेरिया होता है पेपर 1 का और पेपर 2 का कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और उसके बाद में मॉक टेस्ट दे के आपको ये पता लगाना है कि मैं कितना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रख सकती हूँ पेपर 1 में और पेपर 2 के अंदर। आपका पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पर इंप्रूवमेंट ज़्यादा कर सकते हो, बट पेपर 1 एक ट्रिकी पार्ट है। स्मार्टनेस वहाँ पर ज़्यादा चलेगी। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे पता है कि यहाँ से मुझे ईजी 2 नंबर मिल सकते हैं तो मैं इस पर काम करूँ। जैसे मैं हमेशा कंप्यूटर साइंस में ऑप्टिमाइजेशन या LPP के लिए बोलती हूँ कि ये छोड़िए, उन चीज़ों पे फोकस करिए जिससे आपको ईजी स्कोरिंग मिल सकती है। ऐसे पेपर 1 में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे पिछली बार मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आपका स्कोरिंग पार्ट रहा। अब अगर आप ऐसे हो कि आपको मैथ से डर लगता है तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास समय है, काम करिए, मैथ से डरिए मत, लॉजिकल रीजनिंग से डरिए मत, क्योंकि वो ईजी स्कोरिंग नंबर है। कभी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में इतने नंबर नहीं ला सकते जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लेके आ सकते हो। सो बेसिकली माय पॉइंट इज कि थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी, योर टारगेट स्कोर, आपका एम आपके सामने होना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको कितना स्कोर करना है ये आपको पता होना चाहिए और आपकी रिहर्सल उसी तरीके से होनी चाहिए। जैसी फाइनल परफॉर्मेंस चाहिए वैसी ही रिहर्सल होनी चाहिए। अगर आप अभी तक ये सब नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हम बहुत धीरे चल रहे हैं या बहुत पीछे हो रहे हैं। ऐसा मत करिए बिकॉज कॉम्पिटिशन इज रियली टफ, जैसे कि मैंने आप लोगों को नंबर्स में भी बताया। बाकी आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा पे ना सिर्फ पेड कोर्सेज बट ऑल्सो फ्री क्लासेस, फ्री क्रैश कोर्स अपन स्टार्ट कर चुके हैं। दिवाली का टाइम आया था, बीच में 2-3 दिन आपने छुट्टी ली, बट अब बैक टू नॉर्मल और आप सभी लोगों के लिए मंडे से बैक ऑन क्लासेस आ जाएंगे। रात को 9 बजे पेपर 1 और शाम को 7 बजे पेपर 2 लेकर मैं फ्री क्रैश कोर्स लाऊंगी यूट्यूब पे। और इसके अलावा पेड क्लासेस तो जैसे दिवाली के दिन भी मैंने क्लास ही ली तो वो तो छुट्टी आप लोगों की नहीं थी। बट येस, अगर आप सभी लोग अभी से भी पेड क्लासेस लेके स्टार्ट कर रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि कोर्स खरीदना सिलेक्शन नहीं होता। कोर्स खरीद के किस प्रकार से सेल्फ स्टडी करनी है वो क्लैरिटी आपके पास आती है, तो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी पर भी काम करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सजेशन बस यही है, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके पास होगी उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके पास होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।